हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात की थी। इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो है रिफ्रैक्शन किया हमेशा एक समतल सतह पर। जैसे अपन ने बात की एक आयताकार ग्लास के गुटके पर क्या नाम है अपवर्तन की, तो उसके अंदर आप थोड़ा ध्यान दिया होगा। उसके अंदर कुछ ये देखिए, ये भी समतल, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हुआ, समतल सतह थी, और यहाँ से भी हुआ तो समतल सतह थी। ठीक है ना। अपने आभासी ऊंचाई के बारे में, गहराई के बारे में बात की, तो ये जो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ था आपको मालूम है अपवर्तन, तो ये पानी की सतह ये भी क्या होती है, समतल। तो अभी तक हमने जो अपवर्तन पढ़ा है वो सब समतल सतह के लिए ही पढ़ा है ना। तो आज जो हम अपवर्तन पढ़ेंगे वो एक वक्र सतह के लिए पढ़ेंगे, है ना। वक्राकार सतह पर अपवर्तन कैसे होगा, और यही एंट्री पॉइंट है लेंस का। तो हम एक तरीके से लेंस में घुस रहे हैं, बिकॉज लेंस की जो पहचान है उसकी एक सतह जो होती है, कम से कम एक सतह वक्राकार होती है। तो इस तरीके से हम लेंस में एंटर भी कर रहे हैं। तो वक्राकार सतह पर अपवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, और हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन या व्यंजक भी निकालेंगे इसके लिए। तो आज का टॉपिक वक्राकार सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको मालूम है इसके लिए हमें वक्राकार सतह माननी पड़ेगी, कोई ना कोई वक्राकार सतह लेनी पड़ेगी। तो एक वक्राकार सतह ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये वक्राकार सतह आपको दिख रही है। हमको तो एक एंट्री पॉइंट वक्राकार चाहिए, ये पूरी सतह वक्राकार से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कुछ इस तरीके से, बाकी वाला हम हटा देते हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने लिया है जिसका एक सतह वक्राकार हो, और फिर इससे कैसे रिफ्रैक्शन वगैरह होगा उसके बारे में हम पूरा समझ भी लेंगे अपने आप। ठीक है, हाँ। तो ये एक माध्यम है, और ये बाहर कोई एक और माध्यम है। आप बाहर वाले माध्यम को म्यू1 अपवर्तनांक वाला मान सकते हैं, हवा मान सकते हैं, म्यू1 अपवर्तनांक वाला मान सकते हैं, और अंदर वाले माध्यम को म्यू2 अपवर्तनांक वाला मान सकते हैं। अब हमें, आपको मालूम है, इसके साथ साथ हमें यह भी मानना पड़ता है कि वो कौन सा माध्यम है, सघन या विरल, और ये कौन सा माध्यम है, सघन और विरल। ठीक है, तो अभी मैं इसको विरल माध्यम मानता हूँ। ठीक है, ये विरल माध्यम है, और ये वाला जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। ये हमने मान लिया। कुछ ना कुछ तो मानना ही होगा ना, या फिर इसको सघन इसको विरल माने, हमें मानना ही है। तो हमने इसको मान लिया सघन, उसको मान लिया विरल। अब हमारा एक जैसे ये वक्राकार सतह है, और ये वक्राकार सतह है, तो इसका अगर किसी न किसी गोले का भाग होगा ये, तो जिस गोले का भाग है उसका सेंटर बनाते हैं। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, ये जिस गोले का भाग है उसका कोई ना कोई सेंटर है, वो सेंटर हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये जिस भी गोले का भाग होगा उसका सेंटर ये है। इसको हमने सी नाम दे दिया, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोल सकते हैं। अब इससे निकलती हुई एक हमने लाइन बना दी।
ये इस तरीके से हमने इससे निकलती हुई, सी से निकलती हुई एक लाइन बना दी। देख पा रहे होंगे आप। जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाई थी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं इसको, है ना। एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी इसके लिए, मुख्य अक्ष बना दी, ठीक है। अब हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है, और वस्तु हमें रखनी है इधर, ठीक है। μ1 अपवर्तनांक वाले के अंदर वस्तु पड़ी है, तो हमारी वस्तु अभी पड़ी है μ1 अपवर्तनांक वाले के अंदर। ये वस्तु जिसको मैं ऑब्जेक्ट ओ बोल सकता हूँ, तो ये μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में पड़ी है, जो कि हवा हो सकता है। अब देखिए, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हमें उसको देखना है। और आप सबको मालूम है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, अभी तो ये बिंदु है तो बहुत आसान है, एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाना और आसान है। एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उस बिंदु से 2 प्रकाश किरणें लेते हैं, और उन 2 प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ पे अपवर्तन होगा तो वो दोनों प्रकाश किरणें इससे गुजरने के बाद अपवर्तित होगी, और अपवर्तित किरणें जहाँ पर मिल जाएगी हम कह देंगे कि वहाँ पर उसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरीके से हम प्रतिबिंब बना देंगे। तो इससे निकलती हुई 2 प्रकाश किरणें लेंगे। एक प्रकाश किरण मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, जो आसान है हम वही लेंगे, ये आपको मालूम है, जिसमें बनाना इजी हो, इसका जिससे रिफ्रैक्शन वगैरह अपवर्तन इजी हो, हम वो वाला कंडीशन लेते हैं। एक मैंने प्रकाश किरण ऐसे ली, ओ से निकलने वाली, लेने को तो कोई सी भी ले सकते हैं, तो ये एक ली। अब ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी, कैसा अपवर्तन होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, उसके लिए पहले अभिलंब तो बना दीजिए। तो अभिलंब बनाने का तरीका आपको पहले ही मालूम है, किसी वक्र सतह पर अभिलंब बनाना है, वक्र सतह किसी बिंदु पर अभिलंब बनाना है, तो हम उस बिंदु को सी से ज्वाइन कर देते हैं, उस बिंदु को सी से ज्वाइन कर देंगे। अब आप देख पाएंगे जैसे आपने इसको सी से ज्वाइन करेंगे, इस बिंदु को अगर सी से ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये और ये लाइन, मतलब आपको लगेगा ये जो प्रकाश किरण आपतित हुई है वो अभिलंब के अलोंग या अभिलंब के सहारे आपतित हुई है। देख लीजिए भाई, इसको, इस सी को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींचिए, सी को इस पॉइंट से मिलाते हुए अगर आप रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभिलंब, जो अभिलंब बना, सी को इस लाइन, इस पॉइंट से मिलाते हुए जो रेखा बनाई वो अभिलंब है, वो अभिलंब जो है इसी के सहारे है। किसके सहारे? मुख्य अक्ष के ही सहारे है, ये आप देख रहे होंगे। अब इसका क्या होगा, तो ये तो स्पेशल केस है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सहारे आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, तो वो बिना मुड़े सीधे दूसरे माध्यम में एंटर कर जाती है। तो इसका मतलब अब हम इसको बिना मुड़े दूसरे माध्यम में एंटर करवा देंगे, और ये बिना मुड़े आगे चली जाएगी इस तरीके से, कोई रोक टोक नहीं। ये इस तरीके से आगे बढ़ गई बिना मुड़े। अब एक और प्रकाश किरण लेंगे जो ओ से निकल रही है, एक का तो अपवर्तन हो गया, अब एक और प्रकाश किरण लेंगे जो ओ से ही निकलती है। एक और प्रकाश किरण ली हमने, जो आप देख पा रहे होंगे, हमने ये भी ओ से ही निकल रही है और इस तरीके से आपतित हो रही है। इस तरीके से इस वक्र सतह पर आपतित हो रही है। और इस केस में कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो फिर से पहले वाले केस की तरह हम एक अभिलंब बनाएंगे इस बिंदु पर। तो अभिलंब बनाना पड़ेगा इस केस में, तो अभिलंब बनाते हैं। इस केस में अभिलंब बनाने के लिए इस सी को हमें मिलाना होता है किससे, आपतन बिंदु से। ये देखिए इस तरीके से हमने आपतन बिंदु से मिलाया सी को, ये अभिलंब बन गया। अब अभिलंब के साथ कोण देख लीजिए, कितना कोण है, इस वाले कोण को आई बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। तो अब ये आपतन कोण बना।
अब आपको मालूम है ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश किरण, तो विरल से सब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ये आपको मालूम है। एक्चुअली इसको जाना चाहिए था इस तरीके से सीधे, बट क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो कह सकते हैं ये इस तरफ नहीं मुड़ेगी, अभिलंब से दूर नहीं हटेगी। भाई उस तरफ जाना, अभिलंब से दूर हट जाना, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो मोड़ देते हैं अभिलंब की तरफ। ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण हो गई, तो अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर। अब कहां पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो जहां पर दोनों अपवर्तित किरणें मिल गई वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली अपवर्तित किरण ये रही और दूसरी अपवर्तित किरण ये रही, दोनों के दोनों यहां पर मिली है, तो इसका मतलब O का जो प्रतिबिंब बनेगा वो I पर बनेगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब एक और काम करना है, ये इसको एक नेम दे दीजिए, मान लीजिए इसको तो हम दे देते हैं P, इस वाले को, जैसे वहाँ पर ध्रुव था वैसे यहाँ पर इस वाले बिंदु को दे दीजिए A पॉइंट, और एक A से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए। A से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब चला जाएगा, ये A से इस मुख्य अक्ष पर इस तरीके से लंब चला जाएगा, तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इस तरफ भी कह सकते हैं, और इसको हम M दे देंगे। AM जो है लंब है मुख्य अक्ष पर। अब इसका क्या होगा, अब हम इसकी हेल्प से एक ये डायग्राम हमने बात कर दी, पूरी कहानी हमने बात कर दी। जब एक वक्राकार सतह से जब पास हो या फिर किसी वस्तु का इमेज कैसे बनेगा, ये हमने इसके लिए बात की जब वो विरल से सघन में आ रही है। तो अब जो है हम जब हमें एक व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन करना है कि इस वक्राकार सतह पर जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा सूत्र हम लगाएंगे उस केस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए बिंदु पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, बिंदु ए पर स्नेल्स लॉ से, बिंदु ए पर स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर। और आप देखें यहाँ पर आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर ही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर हो गया बराबर दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आप देखेंगे कि दूसरा माध्यम जो है वो कौन सा है, दूसरा माध्यम है 2 वाला ही, μ2 ही लिखा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 ही लिखा, तो वो अपना है, क्योंकि पहला माध्यम होता है जिसमें आपतित किरण होती है, दूसरा माध्यम होता है जिसमें अपवर्तित किरण होती है। तो देखिए, तो इसका यही होगा μ2 अपॉन μ1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2, पहले माध्यम का है μ1। अब इनको क्रॉस वज्र गुणा कर लीजिए, तो आ जाएगा μ1 साइन आई बराबर हो जाएगा μ2 साइन आर, इस तरीके से, ठीक है। अब एक और बात जो हमें करनी है, हम जो है पैराएक्सियल किरणें मैंने आपको बताई थी, पैराएक्सियल किरणों के लिए बात करते हैं। पैराएक्सियल किरणें जो मुख्य अक्ष के समीप होती है, दर्पण के केस में बताया था मैंने, याद कीजिए, उपाक्षीय किरणें नाम से पैराएक्सियल जो रेज होती है वो मुख्य अक्ष के बड़ी समीप होती है। तो हम उसी केस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर ये पैराएक्सियल रेज है तो दिखाने के लिए दूर बनाइए, तो ये पैराएक्सियल नहीं कह सकते इसको, अब ये दिखाने के लिए दूर है। अगर ये एक्चुअल में पैराएक्सियल है, अगर ये एक्चुअल में पैराएक्सियल है तो ये यहाँ से ऐसे होगी, तो आप देखेंगे यहाँ से जब ऐसे होगी तो अभिलंब कैसे बनेगा, ऐसे, और आई आप देखेंगे पहले की तुलना में क्या हो गया, कम। और अच्छे से पैराएक्सियल रेज बनाया हम, तो देखिए और नज़दीक लेके आए रे, मुख्य अक्ष के और नज़दीक लेके आए। और अगर एक अभिलंब बनाना है, एक यहाँ पर अभिलंब और बनाइए आप, तो अभिलंब और बनाएंगे तो आप देखेंगे पहले से भी और छोटा कोण बनेगा। तो आप देखेंगे जितने अच्छे से रेज पैराएक्सियल होगी उतना ही छोटा कोण बनेगा आई, और आई अगर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है आर तो और छोटा हो गया उससे। तो
पैरा एक्सियल रे की कहानी अगर मैं कहूँ तो पैरा एक्सियल रे की कहानी में आई बहुत छोटा होता है, और मैंने यहाँ पर दर्शा के बता भी दिया है कि जितनी पैरा एक्सियल होगी, जितनी नज़दीक होगी मुख्य अक्ष के प्रकाश किरणें, तो देखिए उस केस में आई उतना ही छोटा बनता जाता है। तो पैरा एक्सियल रेज के संदर्भ में हम कह सकते हैं आई और आर बहुत ही छोटे होते हैं। पैरा एक्सियल किरणों के लिए आई व आर अति अल्प होते हैं, अति अल्प होते हैं। अब आपको मालूम है जब आई व आर अति अल्प होंगे तो उस केस में आप कह सकते हैं साइन आई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं आई के। साइन आई की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है आई के, और उसी तरीके से साइन आर की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है आर के। ये जानते हैं अपन। तो अब इस समीकरण के अंदर मैं ये रख सकता हूँ μ1 साइन आई की जगह मैं रख दूंगा केवल आई, और μ2 साइन आर की जगह मैं रख दूंगा केवल आर। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर। अब जो है क्या होता है कि देखिए μ1 और μ2 तो भले हमेशा के लिए फिक्स रहते हैं। अगर दो माध्यम फिक्स है तो ये μ1 μ2 तो फिक्स है, बट आपको मालूम है ये आई और आर ये तो हर एक अपवर्तन के लिए भले माध्यम फिक्स हो तो भी आई आर बदलते रहते हैं। तो हमें इस संदर्भ में हमें सूत्र नहीं निकालना है, इन पदों में सूत्र नहीं चाहिए अपन को, तो इसलिए आई और आर को गायब करने पड़ेंगे, और गायब करने के लिए हमें एक और कहानी बनानी पड़ेगी, कुछ और एंट्री करानी पड़ेगी। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों मुख्य अक्ष के साथ में एक कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं। उन एंगल के हम नाम रख देते हैं, कुछ ना कुछ नाम रख देंगे उन एंगल्स का। तो हमने इन एंगल का नाम रखा, ये जो आपतित किरण के साथ बनने वाला एंगल जो है मुख्य अक्ष का उसको आई, इसके साथ जो रखा एंगल उसको हम बोल देंगे आई, क्या आई हमने पहले भी रख दिया है तो आई नहीं रखेंगे, इसको बोल देंगे अल्फ़ा, इसको बोल देंगे बीटा, और इसको बोल देंगे गामा। आप इनकी जगह कोई और एंगल के नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज जब वो फाइनल फार्मूला आएगा उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा नहीं रहेंगे। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, हेल्प के लिए हमने इनको यूज़ में लिया है। तो ये वाला अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा, आप किसी और को भी कुछ और मान सकते हैं। बाकी इन तीनों के साथ मुख्य अक्ष के साथ बना कोण को हमने कोई ना कोई नाम देना ही देना है। ओके, अब हम देखिए फिर से मैं बात कर रहा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं वो पैरा एक्सियल रे के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष्कोण की जो प्रॉपर्टी है वो मालूम होगी कि एक त्रिभुज के अंदर जो उसका बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। याद होगा, आई थिंक प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। वापस बता देता हूँ, त्रिभुज के अंदर जो उसका एक बहिष्कोण होता है वो बहिष्कोण उसी त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आई वो किस त्रिभुज का बहिष्कोण है पहले तो ये समझे। तो आई जो है किन किन से, कौन कौन सी भुजाओं से बना है, तो आप देखेंगे एक तो ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा से मिलकर बना है, और किसके साथ बना है, इस वाली भुजा के साथ। तो एक्चुअल में आप देख लीजिए इन दो भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज ये रहा, इन दो भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज ये रहा। भाई आई एक इस भुजा से बना हुआ है और एक इस भुजा से बना हुआ है, तो आई कोण जो है वो किस त्रिभुज का बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का, जिसको मैं कह सकता हूं AOC त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ये जो कोण है बहिष्कोण वो अंतराभिमुख अंतः कोण, आई इस त्रिभुज का जो है अंतः कोण क्या है, अल्फा और गामा। देख लीजिए एक अल्फा कोण है और एक गामा कोण है, ये अंतराभिमुख अंतः कोण है। तो आई इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रॉपर्टी कहती है। मैं ये लिख देता हूं कि त्रिभुज कौन सा इसमें, AOC में, AOC में कोण आई बराबर, बहिष्कोण तो है आई बराबर, वो अंतराभिमुख अंतः कोण, उसके अंतराभिमुख अंतः कोण कौन से हो गए, अल्फा और गामा। इस त्रिभुज के अंदर अंतः कोण है अल्फा और गामा, वो भी इसके ऑपोजिट है, अंतराभिमुख मुख्य सामने अल्फा प्लस गामा, ये देखिए, ठीक है। तो आई हो गया अल्फा प्लस गामा,
बहिष कोण की प्रॉपर्टी से, बहिष कोण की जो प्रॉपर्टी होती त्रिभुज में, उससे हम कह सकते हैं ये I बराबर अल्फा प्लस गामा। ओके, अब इसे समीकरण नंबर क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए। अब आप ये गामा जो कोण है वो किस त्रिभुज का बहिष कोण है, तो गामा जो बना है वो एक इस भुजा से बना है और एक इस भुजा से बना है, ठीक है। बहिष कोण किसका है, यूं तो इस वाले त्रिभुज का अंतः कोण है, इस वाले त्रिभुज का, और इस वाले त्रिभुज का भी अंतः कोण है। मैं कहता हूं ये बहिष कोण किसका है, तो एक इस भुजा को आगे बढ़ाने पर, इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाने बना है, और किस भुजा के साथ बना है, इस भुजा के साथ बना है। तो एक्चुअल में ये इस वाले त्रिभुज का बहिष कोण हुआ। आप ढंग से समझ लीजिए, क्यों कि इसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया गया और दूसरी भुजा के साथ बना कोण है, तो ये इस त्रिभुज का बहिष कोण हो गया ACI त्रिभुज का। तो त्रिभुज ACI में, त्रिभुज ACI में आप कह सकते हो बहिष कोण जो कि होता है गामा, वो क्या हो, किसके बराबर होगा, गामा जो होगा वो अंतराभिमुख अंतः कोण के योग, अंतराभिमुख अंतः कोण कौन सा है, गामा प्लस बीटा, सॉरी R प्लस बीटा, गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। वही प्रॉपर्टी जो हमने अभी पहले बताई थी, वही इस कोण की प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको समीकरण 3 ना देवें क्योंकि हमें R निकालना है, फाइनली हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा, इसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। अब ये जो 2 और 3 है, देखिए हमने I और R दोनों के मान किसी और के पदों में निकाल दिए हैं, तो I व R का मान यहां रख देंगे, जो हमने निकाला इस वाले सूत्र के अंदर रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर I व R के मान, समीकरण 1 में रखने पर, तो I व R के मान समीकरण 1 में रख दीजिए भाई। I तो वहां था μ1 I, तो I की जगह हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, और इज इक्वल्स टू μ2 R था, μ2 R की जगह हो जाएगा गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब हमें इन अल्फा बीटा और गामा को भी अब हटाना है, तो इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए हमने फिर से हम बात कर रहे हैं, हमने पैरा एक्सियल रे के बारे में बात की है, पैरा एक्सियल किरणों के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब अगर किरणें पैरा एक्सियल है तो पैरा एक्सियल किरणें, इसका मतलब बहुत नज़दीक है, इस तरीके से देखिए अल्फा क्या होगा, एक्चुअल में पैरा एक्सियल किरणें है तो देखिए अल्फा ये होगा छोटा, और अच्छे से पैरा एक्सियल करूँ तो अल्फा छोटा होगा, उस हिसाब से देखिए गामा भी छोटा होगा, बीटा भी क्या होगा, छोटा होगा। तो पैरा एक्सियल किरणों की हमने बात की है, तो उस हिसाब से अल्फा बीटा और गामा तीनों ही अति अल्प होंगे, ठीक है। पैरा एक्सियल से ये भी संभव है, तो हम कह सकते हैं पैरा एक्सियल किरणों के लिए अल्फा बीटा व गामा अति अल्प है। ओके, तो अगर अल्फा बीटा और गामा अति अल्प है तो tan अल्फा को क्या बोल सकते हैं, अगर मैं कहता हूं अल्फा अति अल्प है तो tan अल्फा किसके लगभग बराबर हुआ, अल्फा के, तो मैं इसका उल्टा भी तो कह सकता हूं, अल्फा किसके लगभग बराबर हुआ, tan अल्फा के, तो अल्फा को मैं लगभग कह सकता हूं बराबर tan अल्फा के। क्यों, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो tan अल्फा की वैल्यू अल्फा नहीं हुई क्या, बस हम उल्टा भी कर देंगे हम इसका कि अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा को मैं tan अल्फा लिख सकता हूं। अल्फा छोटा होने के केस में अगर tan अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है तो अल्फा को tan अल्फा क्यों नहीं लिखा जा सकता। इसी तरीके से हम कहेंगे बीटा जो है वो लगभग बराबर हो गया tan बीटा के, और गामा जो है वो लगभग बराबर हो गया tan गामा के, ठीक है, ये ऐसे। अब जो है इनकी वैल्यू यहां पर रख देंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहां पर रख दी जाएगी, इस वाले समीकरण में रख दी जाएगी। तो μ1 अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा प्लस tan गामा, उधर क्या हो जाएगा μ2 tan गामा माइनस tan बीटा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमें tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू निकालनी है पीछे वाले डायग्राम से, इस वे
tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मालूम है अगर tan अल्फा निकालना है तो समकोण त्रिभुज चाहिए होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति तो समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो अल्फा किस वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है, इसीलिए तो हमने इस पे लंब डाला। लंब डालने का कारण यही था कि समकोण त्रिभुज मिल जाए। आपको यहाँ पे 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये समकोण त्रिभुज, एक ये वाला समकोण त्रिभुज और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। ये 3 समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इन तीनों का यूज किया जाएगा। एक त्रिभुज से tan अल्फा, दूसरे से tan बीटा और तीसरे से tan गामा निकल जाएगा। तो देखिए tan अल्फा किस तरह त्रिभुज में, देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज जिसमें अल्फा आ रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा am और आधार हो जाएगा om। तो tan अल्फा की जगह लिख सकते हैं am बटा om μ1। tan अल्फा की जगह लिखा am बटा om प्लस, अब tan गामा की जगह क्या लिखें, तो गामा कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है, देखिए गामा इस वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है, AMC में आ रहा है। तो tan गामा बराबर लंब बटा आधार AM बटा CM, देख पा रहे होंगे आप, AM बटा CM। μ2 फिर से tan गामा आ गया, तो tan गामा का मान अभी भी हमने रखा है AM बटा CM माइनस tan बीटा। tan बीटा क्या होगा, तो बीटा किस वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है। उस हिसाब से tan बीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा ये रहा AM और आधार हो जाएगा ये वाला, तो AM बटा IM हो गया tan बीटा, AM बटा IM। इस तरीके से देखिए आप, हमने ये इनके मान रख दिए। अब आप देखेंगे AM इसमें से कॉमन ले लें, AM उसमें से भी कॉमन ले लें और कट भी जाएंगे। तो फाइनली हम इतना हेडेक क्यों रखे, हम डायरेक्ट यहीं पे कट कर लेते हैं उसको, है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपस में सब कैंसिल हो गए ऊपर वाले, तो नहीं तो कॉमन लेकर कट करो, इधर उधर शिफ्ट करके कट करो, हमने पहले ही कट कर दिया। ओके, एक और बात आप थोड़ा ध्यान दें इस केस में। हमने फिर से देखिए बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा मैं पैरा एक्सियल रे के बारे में बात कर रहा हूँ, पैरा एक्सियल किरणों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए पैरा एक्सियल किरणें, इसका मतलब ये बहुत पास में, और यहाँ से जब आप लंब डालेंगे, इधर यहाँ से जब लंब डाला जाएगा तो आपको लगेगा O और सॉरी एक्चुअल में P और M, पैरा एक्सियल किरणों के केस में P और M बहुत नज़दीक रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रह जाते हैं, है ना, संपाती हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये जब पैरा एक्सियल किरणों की बात की जाए तो M और P एक दूसरे पे संपाती होते हैं। मतलब उस केस में अगर बात करूं, O जैसे M यहाँ पर अब आ गया, तो OM बोलूं या OP बोलूं एक ही बात है। CM बोलूं या CP बोलूं, जब ये पैरा एक्सियल किरणों की बारे में बात होती है तो M यहाँ पर आ जाता है। तब CM बोलूं या CP बोलूं, दोनों की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत नज़दीक हो जाते हैं ये। IM बोलूं या IP बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पैरा एक्सियल किरणों का केस हम अब शुरुआत से ही ले रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पैरा एक्सियल किरणों के लिए I व R, सॉरी क्या कह सकते हैं, M व P बहुत नज़दीक होते हैं। बहुत ही नज़दीक होते हैं। ओके, अतः आप कह सकते हो संपाती होते हैं, तो बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो 1 बटा OM की जगह मैं OP लिख सकता हूँ, CM की जगह CP लिख सकता हूँ, CP IM की जगह IP लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत नज़दीक है CM M व P, तो M की जगह P लिखा जा सकता है। दोनों की दूरियों में कोई तरह का फ़र्क, CM और OM और OP की दूरी में कोई फ़र्क नहीं है, तो लगभग ऐसा लिखा जा सकता है। अब अपन इन OP, CP और IP के जो मान है चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखेंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर आप मान रखेंगे, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा ये, तो इधर जो हम मापेंगे इस तरफ दिशा में वो धनात्मक, और उल्टी दिशा में जो मापेंगे वो हो जाएगा ऋणात्मक।
तो अब देखते हैं इस केस में क्या है। तो देखिए ये ध्रुव ही है एक तरीके से, तो ये ध्रुव का ऑब्जेक्ट के साथ कह सकते हैं वस्तु के साथ या फिर वस्तु से ध्रुव की दूरी जो है वो u होती है, वो हम जानते हैं। तो वस्तु की ध्रुव से दूरी जो है वो u है। ठीक, अब ये ध्रुव है और इसकी जो दूरी है वक्रता केंद्र से, ठीक है, ये देखिए ध्रुव की वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है उसको हम जो है हम क्या कहते हैं, c मतलब वक्रता केंद्र की दूरी, उसको हम r से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, और अगर बात की जाए ध्रुव से प्रतिबिंब के तक की दूरी, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी जो है वो v से डिनोट करते हैं हम, पहले भी हमने डिनोट कर रखा है, इसको हम v से डिनोट करेंगे, स्मॉल v से। ओके, तो ये सारी दूरियां हो गई। अब जैसे हमें OP चाहिए, CP चाहिए और IP चाहिए, तो OP जिसको हम u से डिनोट करेंगे, बट u का चिन्ह क्या होगा, तो देखिए ये है धनात्मक दिशा, और u मापने के लिए हमें यहाँ से वस्तु की तरफ चलना पड़ेगा, तो आप चल रहे ऋणात्मक दिशा की तरफ, तो इस केस में जो u होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। CP जिसको मैं r लिखूंगा, अब r का चिन्ह क्या रखूंगा, तो आप देखिए r मापने के लिए मुझे इस तरफ से इस तरफ चलना पड़ा, मतलब धनात्मक दिशा में, तो ये r भी धनात्मक, और v मापने के लिए भी मेरे को इससे इस तरफ चलना पड़ा, I की तरफ चलना पड़ा P से, तो ये भी धनात्मक। ठीक है, तो अब ये जो मान है, जैसे कि ये सब हम इस हिसाब से यहाँ पे रख देते हैं, OP, CP और IP के मान। OP को मैं कह सकता हूँ, OP जो है वो हो गया -u, CP जो हो गया वो हो गया R, धनात्मक R, और IP जो हो गया वो हो गया धनात्मक V। अब ये मान उस पहले वाले सूत्र के अंदर रख देते हैं, इस वाले सूत्र में रख देंगे μ1 अपॉन 1/OP, तो μ1 अपॉन 1/OP की जगह -u प्लस 1/CP, CP का मान है R, बराबर μ2, 1/CP जो अभी भी मान रखा R, माइनस 1/IP, और IP का मान यहाँ पर कितना है, V। अब इस दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो क्या हुआ, μ1 अपॉन -u μ1 अपॉन -u प्लस μ1 अपॉन R, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। ये देख लीजिए ब्रैकेट ओपन किए अपन ने, इन दोनों, ये दोनों ही ब्रैकेट ओपन किए। अब R वालों को एक तरफ ले लीजिए, बाकी वालों को एक तरफ ले आइए, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ बिना R वाले को, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन V धनात्मक। ये देखिए एक बिना R वाला यहाँ पर है, जो यहाँ पर माइनस का है, तो μ1 अपॉन U ऋणात्मक ही पड़ा रहेगा इधर। तो अब ये यहाँ पर पड़ा है μ2 अपॉन R, और इधर से प्लस वाला μ1 अपॉन R उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस μ1 अपॉन R। इधर एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेंगे, R एलसीएम आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा μ2 माइनस μ1। तो ये जो है हमारा फाइनल फॉर्मूला है, जिसको कि हमें याद रखना है। ठीक है, u और v के पदों में ले आए, μ1 μ2 और r तो कभी नहीं बदलेंगे, और u और v के पदों में हमने एक फॉर्मूला बना लिया। किसके लिए फॉर्मूला है, जब प्रकाश किरण जो है वो एक वक्राकार सतह से अपवर्तित होती है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। जहाँ r जो है उस वक्राकार सतह का क्या कहलाती है, यहाँ पर उस वक्राकार सतह की त्रिज्या, या फिर कह सकते हो वक्रता त्रिज्या। वक्राकार सतह की ना, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई उस वक्राकार सतह की जिस वक्राकार सतह से अपवर्तन हुआ है। अगर इस केस में ये कह दे कि जो μ1 जो है, जिसको हमने यहाँ पर विरल माध्यम लिया है, वो कोई कह दे कि ये μ1 जो है वो अगर हवा है,
तो आप आसानी सी बात है, अगर कोई भी हवा, जैसे मैं कहूँ μ2 हवा है या μ1 वाली हवा है, माध्यम हवा है, तो उसको μ1 तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर कहते हैं μ2 ये μ1 बराबर, अगर लिख देते हैं यदि विरल माध्यम हवा है तो मतलब μ1 बराबर क्या हो गया 1। तो क्योंकि यहाँ पर हमने, आप ध्यान दें, हमने विरल माध्यम μ1 वाले को ही माना है, तो ये हवा है तो μ1 बराबर 1 हो गया। तो μ1 बराबर 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, μ2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1 अपॉन r। वैसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम, अगर ये पता है तो किसी को भी अगर मालूम पता चले कि ये हवा है तो उसको हम 1 रख देंगे। इस वाले सूत्र में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर वक्राकार सतह चेंज भी तो हो सकती है, जैसे ये वाली वक्राकार सतह। अब ज़रूरी नहीं है कि वक्राकार सतह यही रहे और हमेशा विरल माध्यम यही रहे, सघन माध्यम यही रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सघन माध्यम ये हो सकता है, विरल माध्यम ये हो सकता है। बट आप देखिए उस केस में थोड़ा बहुत अपवर्तन पर फ़र्क पड़ेगा, ये आपको भी मालूम है। बट फॉर्मूला जो है वो नया नहीं आएगा, फॉर्मूला वैसा का वैसा ही आएगा जैसा अभी आपने निकाला है। बात समझ गए होंगे। अगर ये भी तो हो सकता है कि ये जो वक्राकार सतह इस तरीके से हो, ये उत्तलाकार है, जैसे ये वक्राकार सतह ऐसी भी हो सकती है, अवतलाकार। उस समय क्या होगा, उस समय भी फिर पैटर्न तो चेंज होगा बट फॉर्मूला वही आएगा। और उसके अंदर भी 2 केस हो सकते हैं, सघन विरल, विरल सघन वाले, है ना। और भी 1-2 केस बन सकते हैं, वक्राकार सतह कई तरह की हो सकती है। तो बट अगर वक्राकार सतह है तो फॉर्मूला जो फाइनल रहेगा वो यही रहेगा, भले आप हर एक के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे नहीं। हमें तो डेरिवेशन पूछता है, फॉर्मूला डेराइव करने को बोलता है, हम किसी भी एक सतह से कर लेते हैं और अपना फॉर्मूला मिल जाता है अपन को। हर एक के लिए नहीं करते क्योंकि फॉर्मूला तो वही आने वाला है ना, फाइनल फॉर्मूला तो यही है। पैटर्न चेंज होगा हर एक के अंदर, अपवर्तन का पैटर्न चेंज होगा, कोई अभिलंब से दूर हटेगी, कोई अभिलंब से पास आएगी। कभी कभी जो है आपका जो क्या कह सकते हैं, इमेज जो है, जो प्रतिबिंब जो है, कभी इसी जगह बनेगा, कभी कभी ये तो रियल बना है, कभी कभी आभासी बनेगा, कभी कभी इधर ही बन जाएगा। बट फॉर्मूला जो एंड वाला है उस पर बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब एक और बात, फॉर्मूला को मैं लर्न कराने का एक तरीका बता दूं जिससे कि आप फॉर्मूला कभी गलत नहीं बैठाएंगे। हमेशा एक बात को फिक्स कर लें कि जिस माध्यम के अंदर आपके कह सकते हैं वस्तु है, उस माध्यम वाले के अपवर्तनांक को आप μ1 मानेंगे, ठीक है। जिस माध्यम में वस्तु है उसको मानेंगे μ1। अब ये मत कहना सर तो इसका मतलब जिस माध्यम में क्या कहते हैं प्रतिबिंब है उसको मानेंगे μ2, नहीं। प्रतिबिंब का कोई भरोसा नहीं, वो किसी माध्यम बन जाए, उसी तरफ बन जाएगा जिस तरफ वस्तु होगी, और कभी कभी तो दूसरे तरफ बन जाए। जैसे अभी तो यहाँ पर है μ2 वाले पर है, अपवर्तन वाले में जरूरी नहीं है इसी पर बने। दूसरे केस जो है, जो मैंने आपको बताया 2-3 केस और होते हैं, उसमें कहीं यहीं पर भी बन जाते हैं। तो आपको तो एक ध्यान रखना है, जिस माध्यम में वस्तु है उस वाले के अपवर्तनांक को μ1 मानना है, तो दूसरे वाला अपवर्तनांक अपने आप μ2 हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो और इसमें कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना, यही ध्यान रखना μ1 किसको माना जाए और μ2 किसको माना जाए। वस्तु जिस माध्यम में है वो μ1 और दूसरा माध्यम ऑटोमेटिक क्या हो गया है आपके μ2। सघन विरल के अंदर फंसना ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो उसके अंदर दिक्कत आ जाती है, उसमें फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपके ईजी हो जाएगा। जिसको हवा माना उसको हम क्या कह देंगे 1 मान लेंगे, है ना। तो वो जिसको हवा मानेंगे, जैसे आपने यहाँ पर विरल माध्यम, इस वाले केस में विरल माध्यम को आपने उसको हवा माना था, तो हमने उस विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 था, इसलिए यहाँ पर 1 किया है। तो ये अपना एक फाइनल फार्मूला आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाने चाहूँगा, क्योंकि वो आगे लेंस के अंदर काम आएगी, तो मुझे और दिखाना यहीं पर है क्योंकि वो टॉपिक यहीं पर चल रहा है, काम बाद में लेंगे। कि जो अभी अभी जैसे ये अपवर्तन हुआ है एक वक्राकार पृष्ठ से, सेम एक अपवर्तन मैं आपको करके बताऊंगा, थोड़ा सा चेंज करके। जैसे ये देखिए, ऐसा वक्राकार सतह थी, ऐसी वक्राकार सतह थी, ठीक है। और यहाँ मैं एक बार वापस बना देता हूँ जो है। यहाँ इस वक्राकार सतह का वक्रता केंद्र ये P हो गया, और यहाँ पर कोई वस्तु है,
यहाँ पर कोई वस्तु है O। अब देखिए एक प्रकाश किरण जो है, और मान लीजिए उस समय क्या था, विरल ये था, सघन ये था। अब की बार सघन इसको मानेंगे, विरल इसको मानेंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ क्या चेंज हो जाता है थोड़ा सा अगर हम माध्यम को इधर उधर कर दें तो इस केस में क्या होगा, ये प्रकाश किरण आई, ये इधर जाने वाली थी बेचारी, अब ये कैसे जाएगी, तो ये अभिलंब बनाया मैंने, ये कोण आई बना। अब इधर ये जाने वाली थी एक्चुअल में, बट ये आज जाएगी नहीं इधर, क्योंकि अब ये जा रही है सघन से विरल में। तो सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर ये इस तरफ चलती है तो अभिलंब के अंदर जाना होता है इसको, और अगर ये इधर मुड़ती है तो इसे बोलते हैं अभिलंब से दूर हट जाना। तो ये प्रकाश किरण जो है वो अब यूं जाएगी, अभिलंब से दूर हटते हुए। एक्चुअल में यूं जाना चाहिए था और अभिलंब है इधर, तो ये अगर ऐसे मुड़ती तो अभिलंब की तरफ मुड़ती, जबकि विरल माध्यम प्रवेश कर रही है ना, इसलिए अभिलंब से दूर होकर जाएगी। तो ये इस तरीके से ये कौन होगा, आर। तो इस केस में जो है आप देख पा रहे होंगे, और हाँ प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा आपको मालूम है, एक प्रकाश किरण तो ऐसे लेके गए, दोनों ही प्रकाश किरणें जो है अपवर्तित किरण है वो इस तरीके से जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। इनको पीछे बढ़ाना पड़ता है, पीछे जब आप बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। चलिए मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले वाले केस के अंदर जो था, उसके अंदर जब ये विरल था और ये सघन था, उस वाले केस में प्रकाश किरण अंदर की तरफ मुड़ जाती है ऐसे, और माध्यम के बदल जाने से जो है यही प्रकाश किरण अंदर की तरफ नहीं मुड़ के बाहर की तरफ फैला देती है। मतलब वही सतह वही है, परंतु सघन और विरल माध्यम चेंज हो जाने से, इंटरचेंज हो जाने से उस सतह का जो व्यवहार है इन प्रकाश की किरणों के प्रति वो बदल जाता है। एक बार तो वो नीचे की तरफ मोड़ देता है प्रकाश की किरणों को, और एक बार जो है फैला देता है। एक बार इकट्ठा करने की कोशिश करता है अंदर की तरफ, और एक बार वापस फैलाने की कोशिश करता है बाहर की तरफ। इस चीज़ को आप बस याद रखिएगा, जहाँ पर ये काम आएगा उसमें मैं आपको याद दिलाऊंगा। देखिए उस समय हमने एक बात की थी, जब हमने विरल से सघन में। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।